मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्व के संयोजक और सांसद माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मित्र बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन। चंद दिनों पहले अमेरिका में, बल्कि 2 दिन पहले ही अमेरिका में राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुन रहा था, तो ए को लेकर, इंडी अलायंस में ए को लेकर काफी वायरल हो रहा है। और आप सब भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, मजे तो हम भी लेते हैं। तो जो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर मैं करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: ए फॉर अपराध, ए फॉर अपीजमेंट एंड ए फॉर एरोगेंस। पहला विषय है बंगाल का। 2 चिट्ठी आप कल से देख रहे हैं। एक चिट्ठी है सब डिविजनल कोर्ट डायमंड हार्बर का, जहां डायमंड हार्बर, ये वही डायमंड हार्बर है जहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भाईपो जो हम लोग कहते हैं नेफ्यू, अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद हैं, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होती है, जहां उनका अपना एक संसार है, उस संसार में अपने आप को वो राजा मानते हैं। वहां ना पुलिस की चलती है, ना कानून का चलता है, ना वहां जजेस की चलती है, वहां किसी की दबंगई चलती है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है। तो उसी डायमंड हार्बर के सब डिविजनल कोर्ट के तमाम जो जुडिशियल अधिकारी है, उन्होंने 8 सितंबर 2024 अर्थात इसी रविवार को घटित हुए एक घटना के विवरण को चिट्ठी और पत्राचार के रूप में सब डिविजनल कोर्ट को लिखा है। और बाद में 24 परगना के सब डिविजनल कोर्ट के अधिकारी ने, जुडिशियल ऑफिशियल ने, उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास, एक बहुत, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के जुडिशियल इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस प्रकार का कंप्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सब डिविजनल कोर्ट है डायमंड हार्बर का, उसके जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लिखते हैं कि अभी रविवार को 8 तारीख को, 8 सितंबर को लगभग रात को 1 बजे जो होम गार्ड होते हैं आवासीय परिसर के, जहां जजेस रहते हैं, उनके आवासीय परिसर के होम गार्ड ने आके वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि 2 लोग परिसर में घुस के आए हैं, पुलिस की साजिश से घुस के आए हैं और बिजली काटने की आपके घर की साजिश चल रही है। बिजली काटने के पश्चात आप लोगों के ऊपर हमला भी हो सकता है। जब रात के 12-1 बजे इस प्रकार की खबर आएगी तो स्वाभाविक है जजेस चिंतित होंगे। उन्होंने वहां के ऑफिसर इंचार्ज को, डायमंड हार्बर के ऑफिसर इंचार्ज को तलब करने की कोशिश की, मगर आधे घंटे तक ऑफिसर इंचार्ज नहीं आए।
बड़े स्पष्ट रूप से इस चिट्ठी में बयां किया गया है और लिखा गया है कि जजेस बहुत घबराए हुए थे। कहीं ना कहीं जो दो मिसक्रिएंट थे, कोट अनकोट मिसक्रिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी लिया गया है। नाम उसका कुमारेश दास है। मोबाइल नंबर मैं यहां डिस्क्लोज करूंगा नहीं, मगर नाम और मोबाइल नंबर लिखा गया है। जजेस ने लिखा है कि यह पुलिस अधिकारी उन दो मिसक्रिएंट को लेकर आया था, उन दो बदमाशों को लेकर आया था, और उसे निर्देशित किया गया था लोकल डायमंड हार्बर के थाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासीय परिसर में, जजेस के आवासीय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रजिस्टर करवाए, ताकि ये जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके, हमें मार सके। They were trying to instill fear into the judiciary. This is what is written in the letter. जुडिशियरी के अंदर न्यायाधीश, जो न्याय प्रक्रिया है और न्यायाधीशों के अंदर एक डर के भावना को उत्पन्न करने की चेष्टा, इस कारण से दो लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था। एक का तो नाम भी दिया गया है, दूसरे का नाम नहीं दिया गया है। सीसीटीवी में सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आखिर ये हुआ क्यों? जजेस को क्यों डराया जा रहा है? ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर, उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया है। पहले ये ड्रग के ऊपर एनडीपीएल का केस लगाते थे। कोर्ट ने एनडीपीएल का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने एनडीपीएल के केस लगा दिए, तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते। तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगाया, जो आम जनता है। तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि ये केस निराधारित लग रही है, कोई आधार नहीं है, इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं। ये जजमेंट दिया कोर्ट ने। इस कारण से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना, so that they become committed, so that they become surrendered in front of Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee. आप सोच के देखिए, it is not just during emergency that the Congress party wanted a committed judiciary. Even under Mamata Banerjee's regime in West Bengal, they want a committed judiciary where the judges would be dictated by Mamata and Abhishek Banerjee. ये चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे ट्वीट किया है। इसमें सारी स्पष्टताएं हैं। स्वाभाविक रूप से यह विषय अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ grave nature. The Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial officer of West Bengal, because there are people on the streets protesting against the heinous crime that was committed in RG Kar Medical College. इसमें हम अपील करते हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। मैंने कहा दूसरा ए जिस पे आज हम अपने विषय को रखेंगे, वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का। आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है,
जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वह हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही, अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही, और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी ये तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का, यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, यह नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। लोगों का नारा था कल, और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है, इसमें कोई बुराई नहीं। जहां अवैधता रहेगी, और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है, ये उचित नहीं है। देवभूमि को बचाना ही पड़ेगा। और चंद दिनों पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है। मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यशपाल सिंह है। उनकी पिटाई की गई, और किन्होंने पिटाई की है? गुलनवाज, शरीक, सैफ अली, समीर, रिहान, 2 परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं, उन्हीं के मंत्री ने कहा है। और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई, आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है, यह उचित नहीं है। दिस स्टोरी ऑफ अपीजमेंट हैज टू स्टॉप। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और इसके साथ हम आज तीसरे ए फॉर एरोगेंस, द एरोगेंस ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है, उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी, जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? शुड नॉट दे बी फ्रेंड्स? शुड दे बी एनिमीज? शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री, कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं।
जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इल्हैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा that there are some silly, sold out, so-called seculars who will object to such kind of courtesy visits. But the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks, these kind of, I would say, childish talks that is taking place right now in Indian polity. Thank you so much. अभी मुझे हमारे मीडिया के सहप्रभारी, सहप्रमुख संजय जी ने भी कुछ दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने लिख के मुझे यह दिया है कि आप याद दिलाइए कि ये जो नफरत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, अमेरिका में भी खोला है, किस प्रकार अमित शाह जी ने एवं जीतन राम मांझी ने भी आरक्षण के संबंध में अपनी आवाज को उठाया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम अगर भारतवर्ष में फेयर प्ले होगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, हाथ तो लगाओ आरक्षण में, हाथ तो लगाओ जरा आरक्षण में, फिर हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इतनी हिम्मत मत करना कि आरक्षण में हाथ लगा दोगे तुम। हाथ लगाओ, फिर हम देखते हैं। और राहुल जी, आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखिए कि आखिरकार आप आरक्षण जो हटाना चाहते हैं, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। इज इंडिया नॉट अ फेयर कंट्री? क्या भारतवर्ष फेयर कंट्री नहीं है? इतने वर्षों तक तो आप ही के दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी सभी थे, तो क्या देश फेयर नहीं बन पाया उनके अंडर में? इस पर भी आपकी टिप्पणी होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। प्रश्न आमंत्रित है प्रज्ञा, टाइम्स नाउ। See, it's high time that we should take the Congress party seriously. Let me tell you very frankly, the people who do not have the maturity of projecting India in a right perspective in a foreign land, and consistently they try to defy our own motherland, those people
who commit blasphemy in US and other foreign soil, I would surely say that their party should not be taken very seriously. And everyone knows, as far as Panauti is concerned, who is Panauti? See, Pappu and Panauti go together. Wherever Pappu has touched, it has converted into destruction only. He has touched the Congress party. The day he touched the Congress party as their vice president, and since he became the president, he is the biggest Panauti of the Congress party today. कभी जीती नहीं कांग्रेस पार्टी, और लिख के लीजिए, जब तक वो हैं तब तक कांग्रेस पार्टी उठ नहीं सकती है. फ्यूल नहीं है रॉकेट में, लॉन्च नहीं हो पाएगा. I'll be very cautious in answering this question because I know that even a single word of mine over here carries weightage. And I, as a very responsible citizen, and after that, a responsible politician, would refrain from answering this question because any sentence of mine would only hurt someone, may hurt someone, and I would not like to hurt anyone. My simple definition to this is we should move ahead, and we are moving ahead with Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. And believe me, this mantra is the only mantra which will take India forward. India forward. It includes everything. See, there are certain things which are party's issue. Had I done anything publicly, I would have informed you, ma'am. और कोई प्रश्न? अविनाश जी, इंडिया टीवी. देखिए, बहुत दुख लगता है जब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर सदन के अंदर एक जेपीसी बनती है, सदन के अंदर चर्चा होता है, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य रहता है कि सबकी सहमति, सबके प्रयास से ही वक्फ बोर्ड का बिल आगे बढ़े. तो मुझे लगता है इस प्रकार के इंसाइटिंग, इस प्रकार के भड़काऊ बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए. कम से कम देश के अंदर तो मैं अपील करता हूं, किसी को भी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए. और जहां तक जाकिर नायक का सवाल है, ही इज वन ऑफ द वांटेड क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग एल्सवेयर. वो देश से बाहर है, वो एक भगौड़ा है, वो एक वांटेड क्रिमिनल है. और हां, ये बात अलग है कि एक समय था कि जाकिर नायक ने लगभग सोनिया गांधी जी को 50 लाख से अधिक रुपए दिए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो बहुत क्लोज है सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से. मुझे तो शक है कहीं राहुल गांधी अमेरिका से वापस आते आते जाकिर नायक से ना मिल के आए. रविकांत राय, टाइम्स नव भारत. संबित जी, राहुल गांधी तो विदेश में बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो जम्मू कश्मीर की रैली में कह रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20-25 सीटें और ज्यादा मिल जाती तो जो लोग अभी बाहर हैं उनको हम जेल में डाल. हाँ, और क्या करते? यही तो उनका डिजाइन है. ये क्या चाहते हैं? ये चाहते थे कि अगर इनको, आप सोच के देखिए, ये अगर लक्ष्मण रेखा पार कर लेते, लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद देश की आबरू का हरण करना, यही तो इनका मकसद है. इनका मकसद है देश की इज्जत को हरण करना. देश की इज्जत है आर्टिकल 370 में. किस प्रकार देश एक हो, कैसे हम उसे तोड़ दें, किस प्रकार हम फिर से आर्टिकल 370 ले आए. देश की आबरू, देश की इज्जत है राम मंदिर में, किस प्रकार से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं. किस प्रकार हम उन लोगों को जेल में भरे जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, विकास का काम किया है. मगर ये देश और हम सब लोग जो देश का भला चाहते हैं, इन बयानों से डरते नहीं हैं. टीवी आनंद पांडे, टीवी नहीं. देखिए, जिसके मन में संदेह है उसका कोई इलाज नहीं होता है.
जब मनमोहन सिंह जी के यहां एक ही टेबल पर बैठ के सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय इनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न होता था? गणपति जी की आरती कर ली तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया भैया? नो, डू यू थिंक द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ इंडिया आर सो इमैच्योर? हम सब के लिए प्रश्न है कि हमारे देश के जजेस, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब देश के संविधान को समझते नहीं है? हम इतने इमैच्योर हैं कि एक आरती करने से सारा समीकरण बदल जाएगा? इतनी बुद्धि ऑपोजिशन के पास होना चाहिए, मगर बुद्धि तो है, वो खलु बुद्धि है। इस कारण से इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। देखिए, आपने सही याद दिलाया। मैं भी कल टीवी पे देख रहा था। राहुल गांधी जी ने जब अमेरिका में कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, उसका समर्थन हुड्डा जी ने हरियाणा में किया। आज हुड्डा जी हरियाणा के चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी उनको बतौर चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है। अब बताइए, हुड्डा जी जब खुद कहते हैं राहुल जी ने ठीक कहा है, हम आरक्षण समाप्त करेंगे, तो क्या देश की जनता ये राहुल गांधी से और हुड्डा जी से सवाल नहीं पूछेगी कि आप में हिम्मत कैसी हो गई, आप आरक्षण कैसे समाप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं पूछेगी? और आप समझिए, कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है, जहां मिस इंडिया में आरक्षण क्यों नहीं है, आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी है जो थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे कि मिस इंडिया में क्यों ओबीसी क्यों नहीं मिस इंडिया बन रहे हैं। थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे कि पता नहीं आपके मीडिया हाउसेस में न्यूज रीडर कितने ओबीसी और दलित हैं। आपके अध्यक्ष, जो आपके जो एडिटर इन चीफ होते हैं, वो दलित नहीं है, वो ओबीसी नहीं है। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अमेरिका में जाके रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, समझ लीजिए। इनका मकसद है देश जाए बाढ़ में, किसी भी कीमत पे ये राहुल गांधी को हमें ऊपर बैठाना है सिंहासन पे। ये कैसे मोदी जी फिर से तीसरी बार आ गए? इन्होंने तो कमर कस लिया था कि इस बार ही मोदी जी को हटा देना है। तीसरी बार मोदी जी आ गए, इन्होंने अपना कमर कस लिया है। डू और डाई। देश को भले तोड़ना है तो तोड़ देंगे, सबको लड़वाना है लड़वा देंगे, मगर किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा की जाएगी। मगर याद रखिए, ये राहुल गांधी लॉन्च हो ही नहीं पाएंगे। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। संबित जी, आपने कहा कि राहुल गांधी राजद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, और एक नया कानून भी बनाया आप लोगों ने और सांसद भी हैं। तो दो सवाल है इसी से, क्या नए कानून के तहत राजद्रोह और देशद्रोह की जो परिभाषा है, उसके अंतर्गत आप लोग बीजेपी केस दर्ज करवाएगी? और दूसरा, एक सांसद के तौर पर क्या उनकी सदस्यता, एक देशद्रोही की सदस्यता खत्म करने के लिए संबित पात्रा या बीजेपी प्रिविलेज कमेटी या उनकी किसी और कमेटी में कोई आप नोटिस देंगे? और एक छोटा सा दे दीजिएगा, मांड्या पर चप्पल ऊपर चला है। मांड्या पे मैंने बताया अभी आपको कि ए फॉर एरोगेंस जो है और ए फॉर अपीजमेंट जो है कांग्रेस पार्टी की, बहुत दुखद विषय है। गणपति विसर्जन के दिन मांड्या जिले में, कर्नाटक में, गणपति जी के मूर्ति के ऊपर और उनके भक्तों के ऊपर चप्पल का बरसाना, पत्थरों का बरसाना, ये कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है उसके तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। क्योंकि मुझे याद है हनुमान जी के झंडे को किस त्वरितता के साथ कितने जल्दी उतार दिया गया था, एक मंदिर के तोरण को कितने जल्दी से तोड़ दिया गया था कर्नाटक में, और वहीं गणपति जी के विसर्जन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है उनके खिलाफ जिन्होंने पथराव किया है, और किसी प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं लिया गया, जबकि वहां बार बार इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। जहां तक देशद्रोह का सवाल है, वो चाहते ही हैं कि वो इंसाइट करके केस हो, फिर देश में दंगे हो जाएं, उनके लोग भिड़ें। ये देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। जब आप विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में आरक्षण समाप्त कर देंगे, जिन लोगों ने सिखों को पहचान करके कि किन्होंने पगड़ी पहना हुआ है, पहचान करके घरों से निकाल करके घसीट करके सड़कों पर टायर लगा के जलाया था,
टायर लगा के जलाया था, वो लोग आज कह रहे हैं कि सिख कैन नॉट वेयर टर्बन एंड कड़ा। आप याद करिए, आपकी आयु उस समय कम होगी, मेरी भी आयु कम थी, हमने वो देखा है। हमने वो देखा है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कैसे हिलती है। इनके नेताओं ने इलेक्ट्रल रोल निकाल करके सिखों के घर कौन कौन से हैं, स्कूल से बच्चों के नाम लेकर सिखों के घर कौन कौन से हैं। सिखों ने पहली बार इतिहास में अपने पगड़ी उतारे होंगे बच्चों की जान बचाने के लिए, तब पगड़ी उतरे थे, कड़े खोले गए होंगे। इतनी हिम्मत राहुल गांधी की, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? जब आप सिखों के लिए जाके इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं अमेरिका में बैठ करके, और आपका समर्थन पन्नू करता है, पन्नू पप्पू की यारी। आप ये हंसने का विषय नहीं है, ये पन्नू पप्पू की यारी नहीं तो क्या है? और आपका जो समर्थन वो पन्नू करता है विदेश में कि हां, जो हमारा एम्बिशन है अलग हो जाना, ये इनका भी एम्बिशन है अलग हो जाना। अब क्या बच गया है बताइए आप? देशद्रोह कैसे नहीं है? अरे वो हम क्या करेंगे, वो हम पार्लियामेंट में बताएंगे ना। अभी से पार्लियामेंट की सारी पत्तियां नहीं खोली जाती है, पार्लियामेंट जब शुरू होगा तब देखिएगा, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ, और तो और सुशील शिंदे जी तो अभी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि वो तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर ही जा नहीं सकते थे। उन्होंने क्या बोला, उनकी तो फट गई, पता नहीं क्या धरती फट गई, आसमान फट गया, क्या फट गया भगवान ही जाने, उनकी तो फट जाती थी। और यहां जाके जिस प्रकार से बयानबाजी अमेरिका में किया है, तो क्या छोड़ देना चाहिए? धन्यवाद।